अमित शाह गट्स नहीं है उसमें कि वो पार्लियामेंट में आके हमारे सामने खड़ा हो जाए। 15 दिन उन्होंने ये दिखाया है। मैं चैलेंज देता हूं राहुल गांधी को, आप सदन में आइए, आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अमित शाह का जो गुब्बारा फटा है उसको रिपेयर करने का, उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश हो रही है, ठीक है। और वो गुब्बारा फट गया है, उसमें कोई मतलब गैस नहीं भरी जा सकती। दोस्तों आज की वीडियो में एक सवाल से शुरू करना चाहता हूं। क्या आपने कभी सुना है कि देश के गृह मंत्री यानी अमित शाह लगातार 15 से 20 दिनों तक संसद में जाने से बचते रहे हैं? जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। 21 जुलाई से आज 11 से 12 अगस्त हो गया है और अमित शाह लोकसभा में दाखिल नहीं हुए हैं। और इसी बात को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया है जिसने पूरे राजनीति में हलचल मचा दिया है, और वो दोस्तों शब्द है गुब्बारा। तो आखिरकार गुब्बारा से क्या मतलब है, आइए इन सभी चीज़ों को हम लोग थोड़ा गहराई से समझते हैं कि आखिरकार ये गुब्बारा किस जगह पे रिलेट कर रहा है। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब वाली बटन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं कि आखिरकार यह गुब्बारा का मतलब है क्या। ये पूरा ड्रामा जो चल रहा है, अमित शाह का जो गुब्बारा फटा है उसको रिपेयर करने का, उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश हो रही है। और वो गुब्बारा फट गया है, उसमें कोई मतलब गैस नहीं भरी जा सकती। अमित शाह डज नॉट हैव द करेज, गट्स नहीं है उसमें कि वो पार्लियामेंट में आके हमारे सामने खड़ा हो जाए। 15 दिन उन्होंने ये दिखाया है, और ना नरेंद्र मोदी जी में गट्स है, ना अमित शाह जी में गट्स है। दोस्तों राहुल गांधी कह रहे हैं अमित शाह का गुब्बारा फट चुका है। अब जरा सोचिए ये कैसा गुब्बारा है भाई, कोई बचपन का खिलौना नहीं है यह दोस्तों, जो बच्चों के हाथ से छूटकर आसमान में उड़ जाता है और कांटों को छूकर फट जाता है। यह गुब्बारा है डर का, और आज इस पूरी वीडियो में हम आपको समझाएंगे एकदम शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल आसान भाषा में, ताकि आप भी समझ सकें कि यह गुब्बारा कैसा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करते हैं, अमित शाह की पहचान क्या है। 2014 से लेकर 2026 तक यानी पूरे 12 साल में अमित शाह के नाम के साथ एक चीज़ जुड़ी रही है, और वो है डर। पार्टी टूटती है, सरकार गिरती है, लोग जेल जाते हैं, और हर बार किसी न किसी रूप में नाम आता है अमित शाह का। और दोस्तों मैं आपको यह भी बता दूं कि कभी वह सीधे सामने नज़र आ जाते हैं तो कभी वह पर्दे के पीछे से अपना गेम खेलते हैं। और यह डर सिर्फ विरोधियों की बनाई हुई कहानी नहीं है दोस्तों, खुद अमित शाह ने भी अपने कई भाषणों में डर को बड़ी चतुराई से हवा दिया है। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान दिया गया उनका एक भाषण याद कीजिए, जिसमें वो वोटर डालने को लेकर बहुत ही आक्रामक अंदाज में बात करते हुए नजर आते हैं। शाहीन बाग के आंदोलन को निशाना बनाते हुए करंट जैसे शब्दों के साथ। तो मित्रों बटन दबाओ तब इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहाँ बाबतपुर में दबे, करंट शाहीन बाग के अंदर लगे। कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, और मित्रों इतनी जोर से दबाना वो बटन की करंट से ही 8 तारीख की शाम को शाहीन बाग वाले उठ कर चले जाए। सोचिए दोस्तों, कोई नेता जनता को डरा कर वोट मांगे, यह कैसी राजनीति है। ये तो वही डर है जिसकी नींव पर अमित शाह की छवि खड़ी है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताता हूँ। 2024 में विदेशी अखबार गार्डियन ने अमित शाह पर एक बड़ी प्रोफाइल छापी थी, जिसका शीर्षक ही था अमित शाह को लोगों को डराना पसंद है। रिपोर्ट में गुजरात के एक वकील का हवाला दिया गया था जो अमित शाह को बहुत करीब से जानते हैं। और मज़ेदार बात तो दोस्तों यहाँ पर ये रही है कि इस रिपोर्ट के लिए बात करने वाले ज़्यादातर लोगों ने अपना नाम तक नहीं बताया था। यानी डर सिर्फ अमित शाह से नहीं है, बल्कि उन्हें करीब से जानने वाले लोगों को भी उनसे डर लगता है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर यह भी बता देता हूँ कि मशहूर लेखक अरुदे राय ने भी इसी रिपोर्ट में एक बहुत ही तीखा कमेंट किया था कि अमित शाह एक ऐसे वाद्ययंत्र हैं जिसे सिर्फ एक ही सुर निकलता है, और वह सुर है डर का। अब मैं जानता हूं कि गार्डियन एक विदेशी अखबार है तो कुछ लोग तुरंत इसे भारतीय विरोधी प्रोपोगेंडा कह देंगे, लेकिन ठीक है मान लेता हूं। लेकिन सुनिए, सबसे दिलचस्प बात तो यहाँ पर यह है कि यह डर वाली छवि सिर्फ विरोधी नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद अमित शाह की अपनी वेबसाइट पर भी इसका एक कोना मौजूद है। वहां द लाइटर साइड नाम के एक पेज पर कार्टून पब्लिश किया गया है, और इनमें से एक कार्टून में अमित शाह एक कुत्ते को, जिसका नाम ईडी रखा गया है, कांग्रेस नेता अशोक गहलोत के पीछे छोड़ते हुए
नजर आते हैं। यानी कि दोस्तों वो खुद बड़े मजे से यह स्वीकार करते नजर आते हैं कि केंद्रीय एजेंसियां उनके इशारे पर चलती है। सोचिए अगर एजेंसियां उनके कंट्रोल में ना हो तो क्या वे इतने ही डरावने नजर आएंगे। अब दोस्तों मैं यहाँ पर एक और बात कर लेता हूँ। एक और तड़के की बीजेपी अमित शाह को क्या कहती है जानते हैं? नए भारत का चाणक्य कहती है। 2022 में उनके जन्मदिन पर यही पोस्ट जारी भी हुआ था। और मज़ेदार की बात तो यहाँ पर यह है कि खुद अमित शाह भी इस उपाधि को बड़े गर्व और गंभीरता से लेते हैं। 2018 में पुणे में दिए गए उनके एक भाषण को देखिए जिसमें वे आचार्य चाणक्य के महत्व पर विस्तार से बोलते हैं और नरेंद्र मोदी की सोच की तुलना चाणक्य की स्प्रेडशीट से कर देते हैं। मैं आर्य चाणक्य पर बोलने जाता हूँ और मैं वक्ता के नाते अपने आप को बहुत छोटा महसूस करता हूँ, क्योंकि जिस व्यक्तित्व के बारे में बोलना है वो व्यक्तित्व इतना बड़ा है जिसको शब्दों में समाहित ही नहीं किया जा सकता, जिसको वक्तव्य में समाहित ही नहीं किया जा सकता। यही नहीं, कभी उन्होंने सरदार पटेल की तुलना भी चाणक्य से कर दी थी। अब सोचिए जो नेता खुद को और अपने नेता को इतनी बड़ी बड़ी उपाधियों से जोड़ता है, वही नेता 15 से 20 दिन तक से संसद में जाने से बच रहा है। राजा राज्य का प्रथम सेवक है, उसकी शुरुआत चाणक्य। आज जब मैं नरेंद्र भाई को मंच पर से सुनता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, प्रधान सेवक हूँ, मुझे मालूम नहीं उन्होंने आर्य चाणक्य को बढ़कर कहा है, मगर स्पिरिट एक है। राजा प्रजा का दास है, राजा संविधान का प्रथम सेवक है, वो राजा की कल्पना उन्होंने की। तो दोस्तों यहाँ पर सवाल तो बनता है ना, क्या सरदार पटेल होते हैं तो इतने दिनों से संसद से गायब होते हैं? एक जमाने में आचार्य चाणक्य ने देश को एकजुट किया था, उसकी सदियों के बाद सरदार पटेल ने देश को एकजुट करने का काम किया और इसी का प्रतिफल है कि आज देश गर्व के साथ विश्व के अंदर अपना स्थान मजबूत कर रहा है। अब दोस्तों यहीं से जो बात है वो और भी ज़्यादा गहरी हो जाती है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अमित शाह को चुनावी चाणक्य की उपाधि इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने 2014 और 2017 के यूपी में पार्टी को बहुत बड़ी जीत दिलाई थी। यह उनकी अपनी मेहनत और संगठन क्षमता का कमाल था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है, क्या आज भी बीजेपी की हर जीत का पूरा श्रेय सिर्फ और सिर्फ अमित शाह को दिया जा सकता है? तो दोस्तों मैं आपको यह भी बता दूं कि 2016 में इलेक्टोरल बॉन्ड नाम की एक स्कीम लाई गई थी जिसके जरिए बीजेपी को बाकी सभी पार्टियों से कहीं ज़्यादा चंदा मिला था। पैसे के मामले में विपक्ष बीजेपी के सामने कमज़ोर पड़ने लगा था। फिर दोस्तों इसके बाद चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठने लगे थे। कहीं वोटर लिस्ट से लाखों नाम काटे जाने की बात होने लगी तो कहीं चुनाव से ठीक पहले वोटर के खाते में पैसा ट्रांसफ़र होने के आरोप लगे। महाराष्ट्र, बिहार और असम में करोड़ों वोटर के खाते में हजारों से लेकर 100 रुपये तक बांटे जाने की खबर आई है। बंगाल के चुनाव में अप्रत्याशित रूप से 2.5 लाख अर्धसैनिक बल उतारे गए। यानी कि दोस्तों अब बीजेपी की जीत सिर्फ अमित शाह फैक्टर से नहीं है, बल्कि पैसे, एजेंसियों और पूरे चुनावी सिस्टम से भी जोड़ा जाता है। सीधी भाषा में समझिए, जो बल्लेबाज अकेले दम पर टीम को जिताता था, अब वह टीम जीत तो रही है लेकिन बल्लेबाज की अपनी बैटिंग से नहीं बल्कि दूसरे कई कारणों से जीत रही है। अब जीत का श्रेय ही चुनाव आयोग और अर्धसैनिक बलों में बांटा जाने लगा है, तो अकेले अमित शाह का क्रेडिट कैसे मिलेगा इसमें? अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं असली मुद्दे पर जो आज सबसे ज़्यादा चर्चा में है। 20 जुलाई को हिंसा हुई और उसके बाद से राहुल गांधी लगातार गृह मंत्री से एक ही सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दो, जवाब दो। 15 दिन के लिए पार्लियामेंट में आ नहीं पाए। मैं देख रहा था, पार्लियामेंट में बैठे थे बट आ नहीं पाए अंदर। अब जैसे मैंने बोला, अब गुब्बारे को स्टिच करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होगा। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डज नॉट हैव द करेज टू स्टैंड for what he has done. That is the fact. There's no other fact. And again, no one in the opposition is interested in his opinions. We don't care about his opinions. He can talk about his opinions to somebody else. The country wants to understand something else. The country is not interested in what Amit Shah thinks on education. Country is interested, did you, Mr. Amit Shah, shoot our children or not? And if you did, why? दो सीधे सवाल हैं। पहला, क्या आपने बल प्रयोग की मंजूरी दी थी, हाँ या नहीं?
और दूसरा, सादे कपड़े में जो लोग लाठियां भाज रहे थे वो कौन थे, कहां से आए थे। लेकिन जवाब अभी तक नहीं आया है, ना संसद में ना उस चिट्ठी का जवाब जो 29 जुलाई और 25 तारीख को गृह मंत्री को लिखी गई थी। और यही नहीं दोस्तों, चिट्ठी का तो एक्नॉलेजमेंट तक नहीं हुआ है। और दोस्तों यहीं से राहुल गांधी ने वह शब्द इस्तेमाल किया, गुब्बारा फटा हुआ है। सोचिए दोस्तों, जिस नेता का नाम सुनकर बीजेपी नेता के मुताबिक आतंकवादियों और उग्रवादी तक कांप उठते हैं, वही नेता अपने ही देश की संसद में आकर एक सीधा सवाल का जवाब देने से बच रहा है। सांसद कार्य मंत्री तक कह चुके हैं कि जिस दिन अमित शाह जवाब देंगे विपक्ष सुन नहीं पाएगा। तो आखिर कांप कौन रहा है, कौन किसे कपा रहा है। और दोस्तों मज़ेदार बात तो यहाँ पर यह है कि जब जवाब देने की बारी आई तो बीजेपी ने क्या किया, दिसंबर 2025 की एक करीब 8 महीना पुरानी क्लिप निकालकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसमें अमित शाह संसद में चुनावी सुधार को लेकर बड़े आक्रामक अंदाज में बोलते नजर आए हैं और विपक्ष के सांसदों को सदन से बाहर जाते हुए देखकर मुस्कुरा रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि जब आज जवाब देना है तो पुराना क्लिप क्यों पोस्ट किया जा रहा है। क्या आज उसी अंदाज में गुजरते हुए सामने आकर जवाब देने की हिम्मत नहीं है। और दोस्तों यह भी याद रखिए, इसी बीच अमित शाह एनडीए सांसदों के साथ तिरंगा लहराते हुए नजर आए हैं शक्ति प्रदर्शन के तौर पर। लेकिन जरा गौर कीजिए, जो नेता अकेले काफ़ी माना जाता था उसे इतने सारे सांसद मिलकर कवर क्यों कर रहे हैं। इतने सांसदों के साथ होते हुए भी आखिर अमित शाह लोकसभा नहीं जा सकते हैं, दिल्ली हिंसा पर बयान नहीं दे सकते हैं। ऐसा लगता है कमज़ोर वक्त में साथियों के भीड़ में जाकर खड़े हो गए हैं, कमजोरी को छिपाने के लिए हाथ में तिरंगा उठाए हुए हैं। 11 अगस्त को संसद परिसर में विपक्ष और एनडीए सांसदों के बीच नारेबाजी भी हो गई और जब बीजेपी पूछने लगी कि राहुल गांधी झारखंड क्यों नहीं जा रहे हैं, इस सवाल पर हंसी भी आ जाती है। तो दोस्तों बीजेपी तब ये सवाल पूछ सकती थी, अगर अमित शाह को जंतर मंतर गए होते हैं, लोकसभा में जाकर जवाब दे रहे होते हैं, तो दोस्तों यह पूरी कहानी है इस गुब्बारे की। एक तरफ है डर की वही छवि जो सालों में बहुत मेहनत से सोच समझ कर बनाई गई थी और दूसरी तरफ 15 से 20 दिन की खामोशी जो आज उसी छवि पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। राहुल गांधी का नारा रहा है डरो मत, और यही वजह है कि वे आज बिना डरे सीधे सीधे सवाल पूछ रहे हैं। अमित शाह अब भी विपक्ष को कभी भी तोड़ सकते हैं, यह सच है, लेकिन सवाल यह है जब सामने वाला डरना बंद कर दे तो दहाड़ने का क्या फ़ायदा हो जाएगा। तो बस दोस्तों अभी के लिए इतना ही हमारी इन्फॉर्मेशन में। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।